Good morning, guys. Welcome back again to my channel, Default Agro. So, in today's video, we are just discussing about of the parturition. Parturition होता क्या है? The giving of an young ones is called as a parturition. वो process जिसमें हम young ones को deliver करें. Just deliver कहा है मैंने, उसका डेवलपमेंट नहीं कहा. जस्ट डिलीवरिंग ऑफ एन यंग वन इज कॉल्ड एन पार्टरिशन. यहाँ पर आपके लिए एक थॉट्स की स्लाइड रखी है. इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट विल बिकेम द सैक्रिफाइस. अगर हम किसी चीज को पाने के लिए अपने पास जो है उसको नहीं खो सकते, तो जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो एक ना एक दिन आपको खो देगी या आप उसको खो देंगे. तो वो एक सैक्रिफाइस है. नेक्स्ट स्लाइड पे पार्टरिशन. पार्टरिशन होता क्या है? जस्ट गिविंग ऑफ एन यंग वंस इज कॉल्ड एज एन पार्टरिशन. जो एवरेज पीरियड है प्रेगनेंसी का इन ह्यूमन फीमेल दैट इज अबाउट ऑफ 9 months. इस पूरे पीरियड को हमने गेस्टेशन पीरियड का नाम दिया है. इस गेस्टेशन पीरियड के एंड में, बिल्कुल एंड में, जब आपका बेबी डिलीवरी होने का टाइम हो, तब एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस. दैट विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस causing an expulsion of a baby or fetus that is called an डिलीवरी. इसी को हमने डिलीवरी कहा. तो जो प्रोसेस है डिलीवरी और फीटस की डिलीवरी का, उसी को हमने पार्टरिशन कहा. द प्रोसेस ऑफ एन डिलीवरी ऑफ एन फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टरिशन. तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें मदर के वॉर्म में ये फीटस डेवलप्ड हो रहा है. दिस इज इन फंडस ऑफ यूटेरस एंड दिस इज प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड. इसी का जो पूरा पीरियड होता है, यानी दिस बेबी डेवलपमेंट फ्रॉम 1 month to 9 month, बेबी डेवलप्ड हो जाता है. एंड द एंड ऑफ 9 month इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट होता है. एंड द एक्सपेलिंग आउट और डिलीवरी ऑफ एन फीटस इज कॉल्ड पार्टरिशन. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. पर आप एक ब्यूटीफुल सा क्लियर डायग्राम देख रहे हो. दैट इज इन अ हेड, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा से अटैच्ड होती है. दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज द टेल. से कुछ देख रहे हैं, ठीक है. इट्स समथिंग लाइक ऐसे ही है. इट्स समथिंग लाइक लेग्स वगैरह है. तो जो ये पार्टरिशन है ये इंड्यूस्ड होगा कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स. कैसे इंड्यूस होता है ये चलिए देख. पार्टरिशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म एज आई टोल्ड यू. तो जो सिग्नल आ रहा है पार्टरिशन के लिए, ये कब ओरिजिनेट होगा? द फीटस आपका फुली डेवलप्ड हो जाए. नाउ इट इज नॉट फर्दर डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो पार्टरिशन के सिग्नल इंड्यूस होंगे, ठीक है. एंड साथ में आपका प्लेसेंटा यूटेरिन को माइल्ड इंड्यूस करेगा, यानी प्लेसेंटा आल्सो हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन यूटेरिन, और उसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. बेशक ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत माइल्ड है, लेकिन स्टार्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरिन के, दैट इज डन बाय प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इंड्यूस करता है यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और उसी रिफ्लेक्स को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं. अब जो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये ट्रिगर करेगा ऑक्सीटोसिन के रिलीज के लिए. अब मैटरनल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उधर से ऑक्सीटोसिन का ट्रिगर होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि यही ऑक्सीटोसिन एक्चुअली इस यूटेरस को और फर्दर स्मूथ बनाएगा और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प. तो जो ऑक्सीटोसिन है रिलीज हो रहा है वो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, एज आई टोल्ड, मैंने अभी बताया आपको. तो जो सिग्नल आ रहे हैं रिफ्लेक्स सेक्शन पे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये फर्दर स्टिमुलेट करेगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना, ठीक है. तो इसने कैसे स्टिमुलेट करा? इसने डायरेक्टली जाके यूटेरिन की मसल्स यूटेरिन की जो स्मूथ मसल्स हैं उन पे एक्ट किया, जिसकी वजह से यूटेरिन का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा. जैसे ही यूटेरिन और कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फर्दर स्टिमुलेट कर देगा और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के. अब ये जो रिफ्लेक्स है दैट इज स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के बीच में होगा, ये कंटिन्यू रहेगा तब तक आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए और तब तक बर्थ ना हो जाए बेबी के. तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन होता ही रहेगा. यानी ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? यूटेरिन की स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और यूटेरिन के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ट्रिगर कर रहा है ऑक्सीटोसिन को रिलीज होने के लिए, और फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो फिर से यूटेरिन के स्मूथ मसल्स को एक्ट करेगा. तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है. ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन कहाँ से आया? मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये फर्दर स्टिमुलेट करेगा ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन के लिए। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है एक तरह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका बेबी का एक्सपल्शन आउट हो जाता है यूट्रस से, और इसी को हम बर्थ कहते हैं। बर्थ कैनाल से जैसे ही बेबी का एक्सपल्शन आउट हुआ, उसके बाद आपका प्लेसेंटा का भी एक्सपल्शन आउट होना बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा कैन नॉट रिमेन इनसाइड एन यूट्रस, ये यूट्रस में रिमेन नहीं रह सकती, इट आल्सो हैव टू बी एक्सपेल्ड आउट। तो जैसे ही बेबी इन्फेंट जो है डिलीवर्ड हो गया, ये प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस से इसको भी एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड में, दिस इज एन अम्बिलिकल कॉर्ड और ये प्लेसेंटा से अटैच्ड है, यहाँ पर एक क्लिप लगा के एंड दिस क्लिप लगा के आपका कट कर दिया जाता है एंड बेबी फर्स्ट अपने बैक में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, लेबर। लेबर क्या होता है? लेबर पेन आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो व्हाट इज लेबर? तो एक्चुअली जब आपका फीटस एक्सपेल्ड आउट हो रहा है यूटेरस से वेजाइना के जरिए, यानी गिविंग ऑफ एन यंग वंस, जब ये बर्थ हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लेबर कहते हैं। तो लेबर इज एन सिनोनिम्स ऑफ पार्टरीशन, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स। तो लेबर कब ऑनसेट होता है? जब आपका प्लेसेंटा एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करेगा और फीटल हार्मोन के साथ जब जैसे इसने कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किया, उसी टाइम पे आपका लेबर का ऑनसेट होने लग जाता है। तो जब ये लेबर पेन आपको जब तक नहीं होता है एक ह्यूमन फीमेल को, जब तक बॉडी में मदर के प्रोजेस्टेरोन तो पूरी तरह से इनहिबिट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक्चुअली यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट है या मदर फीमेल में प्रेजेंट है, तब तक ये लेबर पेन नहीं ऑनसेट होता। तो आफ्टर इनहिबिशन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन और कंप्लीट डिमिनिशन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन, लेबर पेन ऑनसेट होगा। तो जैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगा, वैसे ही लेबर का ऑनसेट हो जाएगा एंड बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो जब तक ये प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट है, ये यूटेरिन के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता रहेगा। तो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होगा? जब ये प्रोजेस्टेरोन टोटली आपका डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे ही गेस्टेशन का एंड होने वाला होता है, यानी पार्टेशन की शुरुआत होने वाली, तो गेस्टेशन पीरियड क्या है? 9 मंथ का जो पीरियड हो रहा है उसको हमें गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे ही अप टू 9 मंथ आते हैं या टाइम आने वाला होता है बेबी डिलीवरी का, जो एस्ट्रोजन का लेवल है मदर ब्लड में वो राइज अप होता है, बहुत शार्पली राइज अप होगा। और कैसे शार्प होगा? ये एक हार्मोन होता है DHEA, ये एक्चुअली प्लेसेंटा इस हार्मोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है, चलिए ये एक बार देखते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक, ठीक है, ये क्या है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मान के चलिए। अब क्या हुआ, ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा ने सिक्रीट करा, क्या सिक्रीट करेगा? कॉर्टिको CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ये क्या करेगा? दिस हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट कर रहा है? देखो, दो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक फिटस का पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एक्चुअली CRH विच इज रिलीज, कहाँ से रिलीज हुआ है? ये प्लेसेंटा से रिलीज हुआ है, मदर की प्लेसेंटा से रिलीज होगा। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा।
ये जैसे ही स्टिमुलेट करेगा उसको तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज आउट होगा ऑफ फीटस। तो फीटस ने इस हार्मोन को रिलीज करा फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हार्मोन एक्चुअली फीटल के एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि कॉर्टिसोल को वो सिक्रीट करे। दैट कॉर्टिसोल जनरेट लेबर स्ट्रेस इन ह्यूमन फीमेल। एनिमल्स में इसका अलग फंक्शन है, बेबून्स में इसका और भी अलग फंक्शन। तो क्या करा ACTH ने, क्या करा कॉर्टिसोल रिलीज किया। कॉर्टिसोल का फंक्शन कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये क्या करेगा लेबर स्ट्रेस के लिए जनरेट करेगा और साथ में DHEA आपका रिलीज आउट होगा, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से DHEA रिलीज आउट होगा। दिस DHEA इज कन्वर्टेड, यहाँ पे this DHEA is converted by placenta into an estrogen। प्लेसेंटा ने इसको DHEA को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एस्ट्रोजन जैसे ही कन्वर्जन हुआ, DHEA का जैसे ही कन्वर्जन हुआ इनटू एस्ट्रोजन, ब्लड में एस्ट्रोजन का शार्प इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये शार्प इंक्रीज तभी होगा तब आपका गैस्ट्रेशन पीरियड का एंड होगा, गैस्ट्रेशन पीरियड के बिटवीन में नहीं होगा। तो एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने का मतलब क्या है? तो एस्ट्रोजन का अमाउंट जैसे ही मदर ब्लड में इंक्रीज होता है, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं। जैसे ही प्लेसेंटा ने कन्वर्ट करा DHEA को एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन का हाई लेवल इंक्रीज कर देता है उन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स को जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से बाइंड अप करेंगे। कहाँ पे बाइंड अप होना है इनको? यूटेरिन मसल्स फाइबर, दैट एक्चुअली हेल्प यूटेरिन मसल्स फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट। और फिर यूटेरिन मसल्स फाइबर में गैप्स बन जाएगा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते, गैप बनते जाएंगे, वन अनदर गैप बनते जाएंगे और ये मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे विदाउट डैमेजिंग अवर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन रिलीज जो हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो स्टिमुलेट कर रहा है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को। एस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट कर रहा है? प्लेसेंटास को। एस्ट्रोजन का अमाउंट, बेशक प्लेसेंटा DHEA को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, बट एस्ट्रोजन का अमाउंट जैसे ही इंक्रीज होता है ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा ताकि प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को रिलीज करे। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है? एक एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है। ये एंजाइम सर्विक्स के डायलेशन के लिए बहुत जरूरी है, यानी जो सर्विकल कैनाल में, जो सर्विक्स में कोलेजन फाइबर्स का जो प्लग बना हुआ था, म्यूकस का जो प्लग है, दैट शुड बी डाइजेस्टेड, दैट म्यूकस प्लग शुड बी डाइजेस्टेड। विदाउट दैट डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक आपका पार्टरेशन नहीं कंप्लीट हो सकता। तो वो कैसे इंड्यूस हो रहा है? प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने इंड्यूस करा एंजाइम्स के प्रोडक्शन को। ये एंजाइम्स उस कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट करेंगे सर्विकल कैनाल में, सर्विक्स में, या उसको सॉफ्ट कर देंगे। तो ये डायलेशन का एक तरह से एमनियोनिक कैविटी, एमनियोनिक फ्लूइड जो है उसको ब्रोकन डाउन होना बहुत जरूरी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है। तो जो कंट्रोल है लेबर कॉन्ट्रैक्शन का पार्टरेशन के टाइम पे, ये एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल देता है। तो जो यूटेरिन का मायोमेट्रियम है उसका कॉन्ट्रैक्शन फोर्स अप करेगा बेबी के हेड को, फोर्स करेगा बाहर निकलने के लिए, एक्सपेल्ड आउट होने के लिए। और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल प्रेजेंट इन सर्विक्स, सर्विक्स में ही अभी तक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सर्विक्स स्ट्रेच होगी। अब सर्विक्स स्ट्रेच होगी तो जो उस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर एक नर्व इंपल्स को जनरेट करेंगे, जैसे यहाँ पर भी लिखा है, एक नर्व इंपल्स को जनरेट करा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के पास। इन्होंने एक नर्व इंपल्स जनरेट करा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। दिस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथैलेमस कॉजिंग एन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? फर्दर पोस्टीरियर ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ब्लड कैपिलरीज में। तो उस क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर जो सर्विकल कैनाल में प्रेजेंट है, सर्विक्स में प्रेजेंट है, उन्होंने एक
नर्व इम्पल्स जनरेट करी है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को जो हाइपोथैलेमस में, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो रहा है इनटू एन ब्लड। तो ब्लड में जैसे ही ऑक्सीटोसिन आया ब्लड कैपिलरीज में, तो ये क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीटोसिन को लेकर जाएगा और फर्दर आपका मायोमेट्रियम और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। जैसे लिखा है ऑक्सीटोसिन इज कैरिड बाय द ब्लड टू यूटेरस, जहां पर ये स्टिमुलेट करेगा मायोमेट्रियम को ताकि वो और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिफाई होता जाए, बेबी की जो बॉडी है वो और स्ट्रेच करेगी अपने आप को। तो सर्विकल कैनाल, जैसी बेबी की बॉडी बाहर आने की कोशिश करेगी, सर्विक्स अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है। और इसको स्ट्रेचिंग में हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कैसे हेल्प कर रहा है, बिकॉज इट स्टिमुलेट मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अल्टीमेटली सर्विक्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट, ये और ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से एक और नर्व इम्पल्स जनरेट होगा जो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करेगा। तो जब तक बेबी यानी इन्फेंट पूरा डिलीवर्ड ना हो जाए, ये एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चलता है। और जैसे ही इन्फेंट की डिलीवरी हो जाएगी, दिस पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज ब्रोकन डाउन, ये पॉजिटिव फीडबैक साइकिल ब्रोकन डाउन हो जाए। तो क्या हुआ कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो सर्विक्स में प्रेजेंट है, उन्होंने एक सिग्नल जनरेट किया न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, उन्होंने एक सिग्नल दिया। क्लियर है यहाँ पर जैसे लिखा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को एक सिग्नल दिया। इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करा कि वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे। ऑक्सीटोसिन ने फर्दर मायोमेट्रियम को स्टिमुलेट करा कि और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो। तो मायोमेट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नाउ सर्विक्स कैन बी इजिली स्ट्रेच, सर्विक्स अपने आप को इजिली स्ट्रेच कर पाएगा। और फिर जैसी सर्विक्स और ज्यादा स्ट्रेच हुआ, फिर से एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि स्ट्रेच जैसे ही हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से वो फिर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को सिग्नल भेजेंगे, फिर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा। तो ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आपका पार्टरिशन हो ना जाए, यानी बेबी की डिलीवरी ना हो जाए। तो जैसे ये कंप्लीट होगा, बेबी की डिलीवरी हो गई, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल ऑफ पार्टरिशन विल बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी लिखा है, ऑलरेडी मैं बताया। तो जो ये यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन है, ये वेव एक पेरिस्टाल्टिक वेव में हो रहा है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, ये स्टार्टिंग से हो रहा है, यानी टॉप में पहले आपका यूट्रस में जो भी है, यहाँ पर अगर बेबी का हेड है, यहाँ बेबी की टेल है, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा एंड धीरे 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 ये यहाँ पर आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक वेव। लेकिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता था, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, या यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो पीछे कॉन्ट्रैक्शन नहीं चल रहा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बेबी का हेड बाहर आया, फर्दर मोर बॉडी को निकालने के लिए और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा सर्विक्स, वो रिसेप्टर जो है सिग्नल भेजेंगे और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिफाई तब तक होता रहता है तब तक बेबी का जो है बर्थ ना हो जाए, यानी इन्फेंट जैसे ही बर्थ लेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक साइकिल टूट जाएगी। ठीक है, अब ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर क्या होता है? ट्रू लेबर क्या है, जब आपका यूटेरिन का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूटेरिन का कॉन्ट्रैक्शन एक पेन को प्रोड्यूस करेगा, दैट पेन इज कॉल्ड एज ट्रू लेबर पेन। ठीक है, इसी पेन को हम ट्रू लेबर पेन। तो ये ट्रू लेबर पेन इंडिकेट करेगा कि सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है, अब टाइम है कि इट इज टाइम फॉर डिलीवरी, अब बेबी की डिलीवरी का टाइम आ गया। और ये कब पता चलेगा, तब आपका ब्लड जो सर्विकल कैनाल में जो म्यूकस का जो प्लग था दैट इज डायलेटेड, और वो डायलेट होने की वजह से वो लिक्विड बन गया, डायलेशन हो गया उसका, दैट शुड बी एक्सक्रीट आउट, तो उसका डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी उसके साथ साथ ब्लड भी आपका म्यूकस के जरिए बाहर आ जाएगा, सर्विकल कैनाल के जरिए डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, इसी को हम ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। फॉल्स लेबर पेन एक्चुअली जब होता है जब आप प्रॉपर तरीके से वर्क ना करें या प्रॉपर तरीके से ना चले और सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करेगा ये,
ये कभी भी सेम नहीं रहेगा। तो ये आपका मेजरली एब्डोमेन में होता है और रेगुलर इंटरवल में होगा, लेकिन ये इंटेंसिफाई नहीं होता एज लेबर पेन जैसे इंटेंसिफाई होता है। दिस इज नॉट इंटेंसिफाई, ठीक है। तो देर इज नो शो एंड नो सर्विकल डायलेशन। नो शो कहने का मीन्स बेबी का हेड नहीं शो होगा, यानी सर्विकल डायलेशन नहीं हुआ है। जब प्लग ही नहीं रिमूव हुआ है तो बेबी कैसे एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए स्टेजेस ऑफ डायलेशन। तो पार्टरेशन क्या है? पार्टरेशन की 3 स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ डायलेशन, स्टेजेस ऑफ एक्सपेल्शन एंड स्टेज ऑफ प्लेसेंटा। तो ये तीनों स्टेज के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेज ऑफ डायलेशन यानी सर्विकल जो कैनाल है उसमें डायलेशन होता है, यानी अम्नियोटिक सैक का रप्चर होना पड़ेगा। ये अम्नियोटिक सैक एक्चुअली स्पॉन्टेनियस रप्चर्ड होती है। अगर स्पॉन्टेनियस रप्चर ना हो तो ये इंस्टेंटेनियस रप्चर करानी पड़ती है। तो इसी को हम स्टेजेस ऑफ डायलेशन कहते हैं। ओके, स्टेज ऑफ पार्टरेशन, स्टेज ऑफ डायलेशन। तो जो टाइम है onset of labor to the complete dilation of the cervix is the stage of dilation. complete dilation हो गया cervix का, और जैसे ही मतलब जब आपका लेबर पेन शुरू हुआ यानी डायलेशन शुरू हुआ और डायलेशन टोटली कंप्लीट हो गया तो उसी स्टेज को हमने स्टेज ऑफ डायलेशन कहा। इट टेक्स अबाउट 6 to 12 आवर्स, ठीक है। इतने टाइम तक ये लेबर पेन चलता है, यानी इतने टाइम तक ये डायलेशन चलेगा। फीचर्स क्या है इसके अंदर यूटेरस का रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे बोला ना पेरिस्टाल्टिक वेव में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड देन रिलीजिंग इन ए सिग्नल एंड दैट सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग इन ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन फर्दर करेगा उसको स्मूथ, फिर फर्दर सिग्नल रिलीज होंगे, फिर ऑक्सीटॉक्सिन आएगा। तो ये इस तरह से आपका एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से अम्नियोटिक सैक रप्चर्ड हो जाएगा। अम्नियोटिक सैक रप्चर्ड हो गया, डायलेशन हो गया कंप्लीट सर्विक्स का। अब ये अम्नियोटिक सैक अगर रप्चर्ड नहीं होता जैसे मैंने अभी बताया तो उसको इंटेंशनली रप्चर्ड किया जाता है। ये आप देख रहे हो स्टेज ऑफ डायलेशन, ब्यूटीफुल डायग्राम है। ये होता है सैक, यहाँ पे रप्चर्ड है ऑलरेडी, ये एक्सपेल्शन में जा रहा है। देखो डायलेशन हो गया, इट इज नाउ रेडी फॉर एक्सपेल्शन, बेबी का हेड दिखने लग जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एन स्टेज ऑफ एक्सपेल्शन जिसमें बेबी का हेड ऑलमोस्ट बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका 10 मिनट से लेकर सेवरल आवर्स तक भी चल सकता है। किसी किसी केस में क्या हो जाता है, मदर इज टायर्ड, वो फोर्स नहीं लगा पा रही या वो थक गई है किसी वजह से, तो इट इज नॉट एबल टू पुश इट्स बेबी। तो उस केस में हम क्या कराते हैं, वैक्यूम की हेल्प लेते हैं। बेबी के हेड में वैक्यूम लगाया जाता है एंड वैक्यूम के जरिए नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। आई थिंक आई होप सो आप सभी ने 3 इडियट्स तो देखी है, दैट इज कॉल्ड एन स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। उसमें आप क्लियरली देखोगे, क्लियरली तो नहीं बट एक इमेजिनेशन यू कैन नो इजली कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इमेजिनेशन तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए क्योंकि हम हर चीज नहीं देख सकते। वी हैव टू इमेजिन दैट, हमें उसको इमेजिन करना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स के जरिए आपको चीजें क्लियर करूं, बट फिर भी आपको एक इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा, तो इमेजिनेशन करिए। तो जो टाइम है एक्सपेल्शन का वो 10 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रहता है। आफ्टर दैट अगर मदर इज इनसफिशिएंट टू कूलिंग इन अ बेबी देन वी आर यूजिंग एन वैक्यूम। तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया और बेबी का डिलीवरी हो गया। डिलीवरी कहने का मतलब बेबी का एक्सपल्शन आउट हो गया, तो उसी को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। पूरा कंप्लीट एक्सपल्शन आउट, हेड नहीं, ये पूरा एक्सपेल्ड आउट हो चुका, उसी को हमने कहा, ठीक है। सर्विकल कैनाल हो गया आपका, सर्विकल का डायलेशन हो गया, ठीक है। सर्विकल का डायलेशन क्या करेगा, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन को मतलब स्टेज ऑफ एक्सपल्शन में भेजेगा, मतलब फीटस। तो फीटस जैसे स्टेज ऑफ एक्सपल्शन में आया, इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स एंड सेवरल आवर्स। तो इस स्टेज ऑफ एक्सपल्शन में सबसे पहले एक्सपेल्ड आउट होगा हेड एंड फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बाय सिक्रीटिंग इन न्यूरोसेक्रेटरी सिग्नल to an hypothalamus gland which is responsible for releasing of an oxytocin from pituitary gland.
ये कौन कर रहा है? ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर कर रहे हैं सर्विक्स पे, जिसकी वजह से सर्विक्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फैलता जा रहा है और ज्यादा आपका सर्विक्स जैसी जैसी फैलता जाएगा आपका सर्विकल कैनाल का डायलेशन तो हो ही गया, बेबी का हेड बाहर आ जाएगा एंड एक्सपल्शन आउट ऑफ एन बेबीज हेड होने लगेगा एंड अल्टीमेटली बेबी का बर्थ हो जाएगा यानी फीटस इज डिलीवर्ड। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्लेसेंटल स्टेज विच इज, तो प्लेसेंटल स्टेज क्या है? ये आपका 5 से लेकर 30 मिनट तक रहता है या ज्यादा टाइम भी रह सकता है। आफ्टर डिलीवरी अंटिल द प्लेसेंटा और आफ्टर बर्थ is expelled by powerful uterine contraction is placental stage। जब तक आपका डिलीवरी नहीं हो जाती, देखो डिलीवरी हो जाने के बाद वहां से लेकर जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए उस स्टेज को हम प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। तो जैसे ही आपका पावरफुल यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन होता है प्लेसेंटा भी आपकी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। इट टेक्स एन टाइम, मतलब जैसे आफ्टर डिलीवरी हुआ इन्फेंट का उसके 5 या आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये प्लेसेंटा भी पावरफुल यूटरिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपका ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, इसलिए मैंने बोला था कि प्लेसेंटा का एक्सपेल्ड आउट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ब्लड लॉस के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई, ये ब्लड वेसल्स क्या करें? ये ब्लड वेसल्स अगर कंस्ट्रिक्ट नहीं होती तो क्या होता? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये ब्लड वेसल्स टर्न आउट हो चुकी, अगर ये टर्न आउट ऐसे ही पड़ा रहेगा, अगर इनका कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो ब्लड लॉस होता रहता और मदर कैन बी डाई। सो फॉर रिड्यूसिंग दिस hemorrhage means blood loss, contraction also constrict blood vessels due to which hemorrhage will be reduced in mother। ऐसे आपका hemorrhage reduce हो जाता है in mother at the time of delivery। This is torn, this is not torn। ठीक है, तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्ट आया होगा। सो प्लीज don't forget to like my video and also subscribe my channel to get a more video like this, and thank you so much।